Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Suraj Dikshit and we are going to discuss about sample paper. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, थर्मल फिजिक्स का पेपर है कल आपका और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सैम्पल पेपर के बारे में। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमने थर्मल फिजिक्स में आपको हर चीज़ बताया है, ठीक है। अब आपको देखना है कि आप इसे अटैम्प्ट कैसे करोगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा डीडी यूनिवर्सिटी का बीएससी पार्ट सेकेंड फिजिक्स थर्मल फिजिक्स, जो कि कल का आपका पेपर है। कब का? 16 को, ठीक है, यानी कि कल। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कल आपका इस चीज़ का पेपर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले कुछ नोटिफिकेशन समझ लीजिए। पहला ये कि जो पहला क्वेश्चन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें जितने भी क्वेश्चन हो ABCD करके, ठीक है, वो सब करना कंपलसरी होता है, ठीक है। बाकी सेक्शन ए और बी में, ठीक है, दो क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। सेक्शन ए और बी में दो क्वेश्चंस करने होते हैं। ये नोटिफिकेशन था माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, सिंपल पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमने 2017 का पेपर इसलिए लिया है क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो पेपर चल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको देखते हुए हमने देखा कि 2017 के ज़्यादा क्वेश्चंस लड़ रहे थे, ठीक है, यानी कि ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे थे, इसलिए हमने यही सिंपल पेपर उठाया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो डिस्कस करते हैं अबाउट दैट ऑल, ठीक है। तो सबसे पहले समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे स्क्रीन पे दिया है कि द स्पीड ऑफ, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट है, द स्पीड ऑफ 10 पार्टिकल्स इन मीटर सेकेंड इज 0, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 6। कह रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, RMS, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, समझिएगा, हमने आपको बताया था कि जब आपको क्या करे, पहले क्या कहा है, एवरेज स्पीड फाइंड करने को कहा है, ठीक है, फिर कहा है रूट मीन स्क्वायर फाइंड करने को, यानी कि दो वैल्यूज फाइंड करनी है, एक CAVE और एक CRMS। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो इस चीज़ को समझिएगा क्या कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स की बात ये कर रहा है कि जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, CAVE इज इक्वल टू होता है सिग्मा ऑफ CN अपॉन N, यानी कि जो वैल्यूज़ हैं उनका सम अपॉन जितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इस चीज़ को देखिए, इज इक्वल टू, यानी कि CAVE एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर कितने हैं टोटल देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, यानी कि टोटल 10 नंबर्स हैं। तो 1/10 ये मल्टीपल है 1 का, तो लिख लेते हैं CN। कितनी वैल्यूज़ है माय डियर स्टूडेंट्स, लिखिए 0 + 1 + 2 प्लस, ठीक है, प्लस क्या 3 + 3 + 3, ठीक है, 3 × 3 है, +4 + 4, ठीक है, +5 + 6, दैट इज़ द क्या CAVE। अब इसको सम करोगे माय डियर स्टूडेंट्स तो आपको आंसर आएगा CAVE इज इक्वल टू 31/10। नहीं विश्वास करके देख लो, ये 3, 3, 9, 9, ठीक है, ये 5, 6, 11 हुआ, 20, 28, 28, 28, 2, 30, 31, 31, 30 और 1 31, ठीक है, यानी कितना। अब लिखना, इसको क्या लिख सकते हो, CAVE, यानी कि C एवरेज इज इक्वल टू 3.1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। 10 हटेगा तो पॉइंट लगेगा 1 के बाद, और इसका यूनिट है ये, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि हमारा C एवरेज क्या आ गया 3.1, 3.1 C एवरेज आ गया माय डियर स्टूडेंट। ज़्यादा लोड नहीं लेना माय डियर स्टूडेंट, जैसे आप एवरेज वैल्यूज फाइंड करते हो ना, सेम वैसा ही प्रोसेस हमने किया, ठीक है, और वी फाउंड दैट। अब समझिएगा, अब आपको कहता है RMS, क्या पहली चीज़ तो निकल गई, फिर कह रहा है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का CRMS निकालिए। तो देखना CRMS इज इक्वल टू होता है माय डियर स्टूडेंट्स क्या, अंडर रूट, देखो रूट अब मीन, ठीक है, रूट मीन और स्क्वायर, CN का स्क्वायर अपॉन जो टोटल नंबर होगा, रूट मीन स्क्वायर निकल गया CRMS। ये क्या है, रूट, ये मीन, ये स्क्वायर, मीन फाइंड करने के लिए ये लगाते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स।
अब देखना CRMS वैल्यू फाइंड करनी है। CRMS इज इक्वल टू, ये जनरली बनाए हुए फॉर्मूले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो मत लिखिए, लेकिन अगर आप लिखेंगे देन यू हैव अ बेनिफिशियल वे टू प्रूव दैट। ठीक है, अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स CRMS कह रहा है। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। पहले देखना इसका मतलब कि पूरी वैल्यूज जितनी दी हुई है और इसका स्क्वायर, यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। देखना कितनी बार दिया है? 3 टाइम्स। ठीक है, चलिए 3 टाइम्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन माय डियर स्टूडेंट्स। देखना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि वैल्यू बड़ा हो गई, वैल्यू बड़ी नहीं हुई है। देखना अभी कैसे, ये देखो अब इन सबको स्क्वायर में जोड़ दो। देखो इसका स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, इसका 9 9 9 16 16 25 36। ठीक है, इन सबको जोड़ोगे माय डियर स्टूडेंट्स तो एट लास्ट द वैल्यू आएगी CRMS इज इक्वल टू होगी अंडर रूट में क्या 125/10। अब समझ में आया, इस रूट वैल्यू को क्या लिख सकते हो? अंडर रूट में 12.5 लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि जो CRMS की वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या आ गई 3.54 के अप्रॉक्स में। इस वैल्यू को हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी CRMS वैल्यू। देन माय डियर स्टूडेंट्स आप देख चुके हैं कि C एवरेज यानी कि स्पीड ऑफ एवरेज निकल चुका है और CRMS निकल चुका है। देन यू गॉट द राइट वे टू फाइंड दैट ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन चीज़ों को फाइंड कर चुके हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका हो गया, आपने 2 मार्क्स कवर कर लिए माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सनलाइट ऑन द अर्थ सरफेस। इस चीज़ से डरिएगा मत कि देखिए कैलकुलेशन दे दिया, बिल्कुल मत डरिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये पहले वाले से भी आसान है। इस चीज़ को समझिएगा। कह रहा है कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सनलाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इतना दिया हुआ है, सोलर कांस्टेंट यानी एस की वैल्यू दी हुई है, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इतना। ठीक है, वेलोसिटी दिया हुआ है और सनलाइट की क्या दी हुई है? एस की वैल्यू दी हुई है। अब समझना माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में दिया है, ठीक है, ये समझना यहाँ पे एरर है, ये होगा इसके पावर में 8। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कह रहा है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 × 10⁸ ठीक है, लेकिन सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर तो 10 ही रहेगा। ठीक है, जब मीटर में लिखेंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक था, यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक ना, हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 ही रहेगा अगर ये सेंटीमीटर में, अगर मीटर में करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम मीटर में लेंगे। अब समझना, हम बी का आंसर लाते हैं कैसे। देखना माय डियर स्टूडेंट, एस इज इक्वल टू होता है CU यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इनटू जो हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है समझिएगा, प्रेशर एक्सर्टेड। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड इज इक्वल टू U। ठीक है, यहाँ पे होता है एस सोलर कांस्टेंट, ये सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट। इसमें होता क्या है इस चीज़ को समझिएगा, जो U होता है वो P के इक्वल होता है प्रेशर के, इसीलिए हम इसकी थ्रू फाइंड कर रहे हैं। अब समझना, फाइंड करना है U इज इक्वल टू, ठीक है, क्या यस अपॉन सी। यस क्या है माय डियर स्टूडेंट समझिएगा, यस अपॉन सी। यस क्या है, सोलर 1.2 × 10⁻³ क्या 3 दिया हुआ है। अब देखना ये जो सी है, सी को हम मीटर में लेंगे, हमने कहा अभी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में लेंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिट है, हमेशा SI यूनिट की वैल्यू लेते हैं। U इज इक्वल टू, समझिए माय डियर स्टूडेंट, U इज इक्वल टू, आपका आंसर क्या आ गया, ये क्रॉस करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे, क्रॉस करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4 × 10⁻⁻6 क्या जूल पर मीटर क्यूब। समझिएगा जरा, जूल पर मीटर क्यूब। अब इसको ये प्रेशर के इक्वल होता है, लिखना है यहाँ पे हियर U इज इक्वल टू P प्रेशर एक्सर्टेड, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स
इसे क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁶ क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऐसा हम लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, दैट इज द आंसर। प्रेशर फाइंड हो गया, यही फाइंड करना था। माय डियर स्टूडेंट देखना, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था लेकिन आपको लग टफ रहा था। ठीक है, यानी कि हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, हमने टोटल ये 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल है या फिर 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का ही लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखना टोटल ये पाँचों 9 मार्क्स के हैं। ठीक है, इसमें एक जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का होगा, बाकी सारे 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो अब ये एक कौन सा ले रहा है वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन द जूल एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्या माय डियर स्टूडेंट, जूल एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो माय डियर स्टूडेंट समझिएगा, जिस दरअसल ये थ्योरी है तो थ्योरी को ऐसा नहीं समझा जा सकता, लेकिन समझिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑलवेज कॉजिंग द कूलिंग। क्या होता है, जो एडियाबैटिक होता है, हम केवल समझा रहे हैं, लिखना आपको एडियाबैटिक और जूल थॉमसन। ठीक है, एडियाबैटिक किसका लॉ है, लॉ ऑफ कूलिंग ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। ठीक है, वहीं पे जो जूल थॉमसन है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कहता है, जैसे समझिएगा कि कहता है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑलवेज फॉर कॉजिंग कूलिंग। ठीक है, इन द जूल एक्सपेंशन इफ इनिशियल टेम्परेचर T, ये कंडीशन के साथ है, यानी कि T अगर क्या हो, Ti से बड़ा हो, यानी कि Ti क्या हो, T से बड़ा हो, T क्या हो, Ti से छोटा हो या फिर Ti T से बड़ा हो, तब क्या कहेंगे, देन कूलिंग विल बी टेकन प्लेस। तब तो कूलिंग होगा, इस कंडीशन में कूलिंग होगा। ठीक है, बाकी किसी भी कंडीशन में कूलिंग नहीं होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये कंडीशन है। ठीक है, यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। एक और चीज़ समझ लिया कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन कॉजेज ग्रेटर कूलिंग, ये अधिक कूलिंग देता है, ये कम से कम कूलिंग देता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कम से कम कूलिंग देता है। एक और चीज़ समझ लीजिए कि इन एडियाबैटिक एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, ये बहुत जरूरी है। एडियाबैटिक में क्या होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, और जूल एक्सपेंशन में इंथैल्पी कांस्टेंट होता है। देखना नहीं याद हो रहा तो इसे याद करो, जिस इसमें थे है, यानी इंथैल्पी थे थॉमसन, यानी कि थॉमसन इंथैल्पी को क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। एडियाबैटिक में एंट्रोपी कांस्टेंट होता है माय डियर स्टूडेंट्स। इट इज़ क्लियर? चलिए अब चलते हैं डी पर। ठीक है, उसको समझ लिया, ये अब जस्ट बताए हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तीसरा हो गया। नेक्स्ट कह रहा है द कार्नोट इंजन इट सिंक 127 डिग्री सेल्सियस हैज़ एफिशिएंसी ऑफ 50%। ठीक है, व्हाट शुड बी द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स सो दैट इज इफिशियंसी बिकम 75%। 50% किसी की इफिशियंसी है जब इतना टेम्परेचर है, ठीक है, किसी इंजन की, कार्नोट इंजन की, उसके बाद 75% हो रहा है, तो टेम्परेचर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स। देखना रिलेशन वाला क्वेश्चन है। एक ये दिया हुआ है, एक टेम्परेचर 2%, यानी कि 2% है तो 2 ये भी होना चाहिए, 2 टेम्परेचर भी होना चाहिए, ये 2, यानी कि एक टेम्परेचर दिया हुआ है, एक को फाइंड करना है माय डियर स्टूडेंट्स। समझिएगा कैसे फाइंड होगा, ऐसे फाइंड होगा, ये इज इक्वल टू 1 - T2 अपॉन T1 इंटू 100 से परसेंटेज फाइंड होता है। समझिएगा T2 क्या होता है, T2 जो दिया है 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 127 डिग्री सेल्सियस, इसको जब केल्विन में चेंज करोगे माय डियर स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, 127 + 273, ठीक है, रफली हम बता रहे हैं, तो ये हो जाता है 300 केल्विन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, 300 होगा, अबे 400 होगा माय डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको हम 127 दिया है ना, चलिए 127 ही लेते हैं, तो होगा क्या, ये 400 हो जाएगा,
दरअसल देना चाहिए 27, क्योंकि वैल्यू हाइयर हो जाएगी तो कर्नट इंजन सेटिस्फाइड नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स। क्या होगा? कर्नट इंजन सेटिस्फाइड नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, जो दिया है वही पे करते हैं, ठीक ना। 127 है यानी कि 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखना n इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस T2 क्या है? T2 है 400 अपॉन T1 इंटू 100, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसके इक्वल में आ गया T1 इज इक्वल टू, देखना T1 इज इक्वल टू, ये क्या था 50%, ठीक ना। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। T1 इज इक्वल टू 600 K, यानी कि जो T1 है माय डियर स्टूडेंट वो 327, 600 कैसे 800 हो गया, ये हो गया 527 केल्विन का, डिग्री सेल्सियस का, ये केल्विन का, ठीक है। यहाँ पे समझना n इज इक्वल टू क्या था 50, यानी कि यहाँ पे 50 लिख लो, ठीक है। अब इससे सॉल्व करोगे माय डियर स्टूडेंट तो जो T1 है, T1 इज इक्वल टू आएगा इतना। हमें एक T1 फाइंड करना था, T2 दिया हुआ था, बस काम खत्म, ज़्यादा आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और प्रोसेस होता है, इसको देयरफॉर लिख के लोग फिर से करते हैं इसी वैल्यू को माइनस को लेकर, ठीक है। लेकिन दैट इज़ नॉट सैटिस्फैक्टरी माय डियर स्टूडेंट्स। जो सिंपल विधि है वो है ये। हमें क्या करना था? हमें एक फाइंड करना था, ठीक है। क्या? 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। हमने सिंपल n की एक वैल्यू ली, कोई भी 50% वाला या 70% वाला ले लो, ठीक है। हमने 50% वाला लिया क्योंकि हमने क्या किया? कंपैरिजन T2 अपॉन T1 में किया है, इसलिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने इस वैल्यूज़ को फाइंड कर दिया, आंसर आ गया 527 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ द आंसर, नंबर आ गया, बस, ठीक है। ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। अब देखना, ये हो गया D। अब कह रहा है डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऑब्टेन द डायमेंशंस। देखना माय डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, ई देख लेते हैं, ठीक है। ई कहता है इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है, क्या? थर्मल कंडक्टिविटी। मान लो स्टूडेंट्स आपको नहीं पता कि थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है, भले हमने पढ़ाया है, मान लीजिए आप भूल गए, ठीक है। तो समझिएगा, आप थर्मल कंडक्टिविटी को कैसे लिखेंगे? क्या सर जी? जो वर्क किया है, ये वर्क, W याद करिए, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कब होगी? जब वर्क होगा। थर्मल कब होगा? जब ये होगा, ठीक है। यानी कि वर्क मीटर केल्विन आ गया हमारा थर्मल। थर्मल का मतलब यहाँ पे एक टेम्परेचर का साइन होना चाहिए। टेम्परेचर कब होगा? जब यहाँ पे कुछ होगा आइटम, ठीक है, उसके बाद वर्क होगा तभी होगा, ठीक है। तो दैट इज आवर SI यूनिट अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटी। अब समझना डायमेंशन, देखना डायमेंशन की अपना तरीका होता है फाइंड करने का, लेकिन हम डायरेक्ट बताते हैं। डायमेंशन फाइंड करना है, यहाँ पे m है, ठीक है, तो M1 माइनस में क्यों नहीं किया हमने? सोचिएगा, माइनस में क्यों नहीं किया? सर जी इसको माइनस में कैसे कर दें, क्योंकि ये थर्मल की बात कर रहा है, ठीक है। ये देखना L यानी कि लेंथ, मास 1, लेंथ भी 1, अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अब समझना T यानी जो टाइम है उसे निगेटिव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये थर्मल की बात कर रहा है या अपना थर्मोडाइनमिक्स की बात कर रहा है। क्यों? -3 क्यों? पावर होता है सर जी। अब आना थीटा की बात करते हैं, यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा? हमेशा माइनस में होगा, तभी तो हमें वैल्यू अकर होगी, ठीक है। यानी कि डायमेंशन हो गया M1 L1 T-3 थीटा -1, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। हमने क्या किया? क्वेश्चन 1 का 5 भाग लगा लिया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपसे पूछे कि ट्रांसपोर्ट फिनोमिना क्या होता है, डिराइव देयर एक्सप्रेशन ऑफ विस्कोसिटी। एक बात समझ ले, विस्कोसिटी क्या होता है? लेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशंस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लेयरिंग होती है, वो क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर को शो करते हैं, ठीक है। अब हर चीज़ को लिख के नहीं शो किया जा सकता, इसलिए ऐसे मौखिक बता रहे हैं आपको। जो रिलेटिव मोशन होते हैं बिटवीन द पार्टिकल्स या बिटवीन द लेयर्स ऑफ गैसेज एंड लिक्विड एवरीथिंग, ठीक है, उनके बीच का जो रिलेटिव मोशन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो डिनोट करता है प्रॉपर्टीज ऑफ देयर
गैसियस और लिक्विड स्टेट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है ना, वही क्या करता है, इसका कारण होता है विस्कोसिटी का। उसकी वजह से क्या जनरेट होती है, विस्कोसिटी। जैसे मान लीजिए अलग अलग लेयर्स हैं, जैसे कोई कहीं मान लीजिए एक आपको क्या दे दिया, जैसे एक सिंपल उदाहरण लेते हैं, वाटर है, ठीक है, उसके ऊपर आपने ऑयल गिरा दिया, दोनों का क्या है, कंसंट्रेशन चेंज है, ठीक है, डेंसिटी चेंज है, कंसंट्रेशन डेंसिटी चेंज है माय डियर स्टूडेंट। इसलिए क्या होगा, वहाँ पे विस्कोसिटी लगेगा, ठीक है, विस्कोसिटी लगेगा। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना हो गया। जैसे आपने क्या किया, इन फिनोमिनोस को रीड किया, ठीक है, इन फिनोमिनोस को रीड किया माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑकर करने के लिए मिली, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऑकर करने के लिए मिली। और उन चीज़ों में आपने सीखा कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट of a gas is most probable state, but if gas is not a state of equilibrium, then that is known as the phenomenon of transport my dear students, ठीक है। इस ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन में तीन चीज़ें लगती हैं, क्या, विस्कोसिटी, कंडक्शन और विस्कोसिटी, कंडक्शन एंड माय डियर स्टूडेंट्स द फिनोमिनन ऑफ डिफ्यूजन, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। विस्कोसिटी, कंडक्शन और डिफ्यूजन से मिलकर बनता है ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। आप इसे पढ़ लेंगे, देखना इसमें से दो क्वेश्चन लगाने, एक ये लगा लिया, देखो वंडर वाल इक्वेशन समझते हो क्या होता है, क्या वंडर वाल इक्वेशन नहीं समझते माय डियर स्टूडेंट्स, अरे जो प्रेशर और इन सब वैल्यूज़ को लेके आता है, किस चीज़ को, देखना यहाँ पे लिख देता है P+A/V², ठीक है, ये एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में V-B = RT, ठीक है, ये वंडर वाली इक्वेशन, ठीक है। इसके थ्रू इसका लिमिटेशन प्रूव करना है, एक ये कर लेना, ठीक है, सेक्शन ए में ये दोनों हो गया, काम खत्म। आइए समझना, बी पे चलते हैं, इन सबको छोड़ दो। किरचॉफ्स क्या होता है ये तो जानते होगे ना, किरचॉफ्स नहीं जानते, किरचॉफ्स जानते हो ना, अरे ये क्या होता है, इमिसिव, समझ लो क्या, इमिसिव और एब्जॉर्प्टिव पावर पढ़े ना, इमिसिव और एब्जॉर्प्टिव पावर, रेडिएशन में उन दोनों का क्या होता है, रिलेशन होता है। नहीं भी पढ़ा तो सिंपल लिखना, द किरचॉफ्स लॉ प्रूव द रिलेशन बिटवीन इमिसिव एंड एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है। आ जाओ सेक्शन बी में। सेक्शन बी में बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रेशर एक्सर्टेड। देखो जो लंबा है उसको छोड़ दो, ये तो जाइए सर, लेकिन इसमें देखो इंटरप्रिटेशन लॉ ऑफ टेम्परेचर दिया है, इसी को कर लो, ठीक है, इसी को कर लेना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में परफेक्ट को शो कर देना, यानी PV = RT में शो करना, ठीक है, इसको लेकर। और इसमें इंटरप्रिटेशन लॉ क्या होता है ये बता देना, इंटरप्रिटेशन लॉ क्या होता है टेम्परेचर का, इस चीज़ को आप बता देना। अब आना आगे सर, ठीक है, इस चीज़ को हम नहीं बता रहे, क्यों, क्योंकि इस चीज़ को बहुत बार पढ़ाया गया है आपको क्लास 8 से ले जाके अभी तक, ठीक है। 7 को मत करना, क्यों मत करना, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि ये जब बताना शुरू करोगे तो आप खुद चक्कर में पड़ जाओगे, क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। आप वैसे चाहे इस चीज़ को देख रहे होंगे CP-CB = R, तो आप इसके चक्कर में पढ़ सकते हो, लेकिन मत पढ़ना, क्योंकि ऊपर देखना इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैसेस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम कैसे होता है, इसे प्रूव करने में आपको बड़े बड़े लोगों को पानी निकल जाता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बात करते हैं, इस चीज़ को कर लेना, 2 क्वेश्चन करना है, एक 6 नंबर करना, एक 8 नंबर करना। 8 नंबर में क्या है, स्टेट द लास्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म ऑफ एंट्रोपी एंड डिस्कस द फिजिकल सिग्निफिकेंस। एंट्रोपी मतलब आपको एडियाबेटिक एक्सपेंशंस के बारे में बात करनी है, और इनके बारे में जो भी आप जानते हैं, डेल एस डेल, ठीक है, डेल यू के बारे में आप वो लिखेंगे। कार्नोट थ्योरम में आप बताना कि कोई रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे हो सकता है, जैसे कि ग्राफ में देखना, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होता है, ABCD, यानी कि ABCD फिर से A पर, यानी यहाँ से जाकर रिटर्न यहाँ पर पहुँच गया, उसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और ये कैसे होगा, यही कार्नोट में आपको थ्योरम में बताना होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपने एक सैम्पल पेपर लगा लिया, तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना, 3 न्यूमेरिकल्स थे, इसलिए हमने इसे बताना पड़ा बाय रिटन। 3 न्यूमेरिकल्स थे, इन्हीं 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल हर पेपर्स में आप देखेंगे, इसमें से एक आपके पेपर में जरूर आने वाला है, इन तीनों न्यूमेरिकल में से 1 या 2 जरूर आपके पेपर में आएगा। और इन थ्योरीज को तो कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि ये थ्योरी आना ही आना है, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के नेक्स्ट वीडियो में माय डियर स्टूडेंट्स। इस चीज़ को तैयार कर लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, राइट कर लीजिएगा। देखना रिटन थिंग्स ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, आप जितना लिखेंगे उतना बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। प्रिपरेशन करिए और कल अच्छे से पेपर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।